नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। अगर आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूलों की मनमानी से आप भी परेशान हैं, हैरान हैं, तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों की कमर तोड़कर रख दी थी। स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत देने का काम किया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी। हरियाणा सरकार ने नियमों में किया बदलाव। 9% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल। नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों की कमर तोड़कर रख दी है। फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस नियम के बन जाने से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चल सकेगी। हरियाणा में मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों और प्राइवेट स्कूलों के बीच हर साल होने वाले विवाद पर हरियाणा सरकार ने विराम लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने कानून बनाकर अब प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है। अब प्राइवेट स्कूल वाले ना तो मनमानी फीस वसूल सकेंगे और ना ही किसी अन्य मद में अभिभावकों पर फंड देने के लिए दबाव बना सकेंगे। शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने खुद इसकी जानकारी दी। अभी कोरोना काल में और कोरोना के बाद ना जिस प्रकार से अभिभावकों की हमारे पास शिकायत आई थी और उन्होंने कहा कि कुछ प्राइवेट है जिन्होंने अपनी फीस लगभग दुगनी कर दी, तो ये काफी पीड़ादायक था। और खासकर ऐसे टाइम में जब कोरोना के दौर में अभिभावकों की आमदन कम हो गई थी, तो उसमें ये इतनी फीस देना उनके लिए संभव था। तो वो कंप्लेंट लेके हमारे पास आए थे। कुछ अभिभावकों के संगठन भी हैं, वो भी हमारे पास आए थे कि इस प्रकार से कर दिया। तो हमने उसमें उसी टाइम एक्शन लिया था और मैंने पहले कहा भी था कि नियम बनाएंगे। तो हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5% से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। दूसरी कंप्लेंट अभिभावकों की ये थी कि प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि वो वर्दी हर साल बदलते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं, तो हमें बड़ा महंगा पड़ता है इसके लिए। और जो बच्चों की वर्दी है वो लगभग 2 साल तो चली जाती है। तो उसके लिए भी हमने नियम बना दिया कि 5 साल तक उसका कलर चेंज नहीं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के शिक्षा नियमों में संशोधन किया है और निजी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी को नेशनल कस्टमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य कुछ निजी स्कूलों की ओर से मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाना है। 8 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि राज्यपाल ने हरियाणा शिक्षा नियम 2003 में संशोधन करने पर सहमति जताई है। एक स्कूल CPI पर अधिकतम 5% बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं हरियाणा सरकार के इस कदम पर अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। जिस प्रकार लोगों के रोजगार जा रहे हैं और फिर भी जो प्राइवेट स्कूलों की उनकी मनमानी चल रही है, मतलब स्कूल ही बंद पड़े हैं, उसके बावजूद भी अभिभावकों से उनके फीस वसूली जा रही है। इसमें हमारा एक कहना यही है, ये जो 5% का सरकार ने निर्धारित किया है, बिल्कुल ये 0% होना चाहिए। फीस को लेकर जो सरकार का फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कोरोना काल में, इस कोरोना खंड में अगर हम लोगों की इनकम की बात करें तो आय के जो स्रोत है वो बहुत कम हुए हैं। खास करके जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी उनके ऊपर कोरोना का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और सरकार का ये फैसला जो है वो उन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए राहत भरी खबर है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे। हरियाणा में करीब 16,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी मनमानी पर अब रोक लग सकेगी, लेकिन इनमें 60% स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों से अधिक फीस वसूलते हैं। अब एक साल में 12 से 15,000 रूपए फीस वसूलने वाले स्कूलों में हर 5 साल बाद ये राशि संशोधित होगी। प्रदेश सरकार ने इन नए नियमों से बड़े और अधिक फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सकेगी और अभिभावक अब राहत की सांस ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट के जरिए आपने पूरा ये मामला समझा है। अब आपको मेहमानों से भी तारुफ करवा देते हैं, चूंकि हम इस बेहद गंभीर मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आपकी बात होगी और जो आपके जहन में सवाल घुमर रहे हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामफल श्योराण जी,
अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा, शिक्षाविद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन के महासचिव भी जुड़ गए हैं, पवन नेहरा जी। पवन नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली भी जुड़ गई हैं। वंदना पोपली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता अमरदीप बराड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रजवंत डहीनवाल भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। पवन नेहरा जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। आप सरकार के इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सरकार का कदम तो सराहनीय है अभिभावकों के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ फीस पर ही काबू कर देना या वर्दी पर काबू कर देना कि 5 साल में नहीं 5 साल तक आपकी नहीं बदलेगी या फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इसमें समस्या हमें जो आती है वो क्या आती है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, आपकी एक वर्दी लगी हुई है या आपके कोई काम कर रहे हैं, उसी तरह का दूसरे किसी स्कूल में भी है, तो कई बार मजबूरीवश उसको चेंज करना पड़ जाता है। बाकी दूसरी रही बहुत बड़े जो स्कूल हैं उनके साथ ऐसा होता है कि वो हर साल फीस बढ़ा देते हैं। अन्यथा अगर जैसा कि बताया कि 60% अभी रिपोर्ट में कहा गया कि 60% स्कूल ऐसे हैं जो मनमानी से फीस बढ़ाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 60% स्कूल वो हैं जिनकी पिछले कई सालों से फीस ही नहीं बढ़ी है और बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि वो पढ़ाए उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका जो अभिभावक है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता कि वो उससे ज्यादा फीस देने के काबिल हो। बल्कि बहुत सारे स्कूलों ने इस बार फीस कम की है। कुछ एक स्कूलों को छोड़कर, मैं कुछ सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एक स्कूल ऐसे जिन्होंने बढ़ाने का काम किया और उनकी कहीं शिकायत भी नहीं हुई, ये जायज भी बात है। तो सरकार का जो कदम है ये ठीक है एक तरह से, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसको सभी को एक साथ घोल दिया जाए और जिन स्कूलों को जरूरत है, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने की जरूरत है, उन स्कूलों को भी उनके साथ फीस दिया जाए, उनका गला घोट दिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। और जितनी फीस बताई जाती है वो केवल फीस नहीं होती, उसके साथ वो अलग अलग फैसिलिटीज लेते हैं, बस का है, ट्रांसपोर्ट का है और दूसरी चीजों का है, उन सबके लिए वो चार्जेज होते हैं और उनकी गिनती होती है सारी फीस में। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया है, इसको थोड़ा गेहूं के साथ घुन भी पिस गया है। ठीक है, ठीक है। वंदना पोपली जी, आपने सारी बात सुनी है। ये बात रखी जा रही है कि सारे स्कूल ऐसे नहीं है और 60% ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने 5 सालों में अपनी फीस ही नहीं बढ़ाई है। मतलब कि वो तर्क दे रहे हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया है। जो बढ़ा रहे थे उन पर तो कार्रवाई हुई, जिनकी नहीं बढ़ी है उन पर भी एक तरह से कार्रवाई है। यस, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं इनकी बात सुन रही थी, नेहरा जी की। उन्होंने कहा है कि गेहूं के साथ घुन भी पीस दिया है। मुझे लगता है कि ध्यान से देखना चाहिए कि सरकार का निर्णय क्या है। एक बहुत शानदार फॉर्मूला दिया गया है सरकार की तरफ से। अगर आप यहाँ पर देखें तो उसको सीपीआई के साथ लिंक किया गया है, फीस की बढ़ोतरी जी। सीपीआई है कि महंगाई, या जिसको हम कहेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या खुदरा महंगाई दर है, उसके हिसाब से आप प्लस में 5% इंक्रीज कर सकते हैं। आपको बढ़ाने के लिए मना नहीं किया। मानते हैं कि खर्चे जो हैं वो लगातार हर साल बढ़ते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण शुरू हो गया, किस तरह से जो स्कूल है कहीं ना कहीं दुकानों में कन्वर्ट हो गई। अभी यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जो यूनिफॉर्म है कई बार हमें बदलनी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि यूनिफॉर्म को इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट होता है या कुछ स्कूल में बेचा जाता है, हर साल बदल दिया जाता है। वो बिना बात पर एक बोझ पड़ता है पेरेंट्स पर, छात्रों पर। तो उस बोझ को कम करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि 5 साल से पहले आप उसको यूनिफॉर्म को नहीं बदल सकते। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा जायज कारण नहीं है कि आप ठहरा सके कि यूनिफॉर्म हर साल बदलने की आवश्यकता क्यों है। ये हो सकता है कि आपको लगता है कि 2 स्कूलों की यूनिफॉर्म अगर एक जैसी है तो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, आप उसके टाइम में बदलाव कर दीजिए, बेल्ट में कर लीजिए, लेकिन पूरी की पूरी यूनिफॉर्म चेंज करना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। और ये बहुत अच्छा फैसला है मेरी सरकार की तरफ से। आप जो बुक्स हैं वो स्कूल में नहीं दे सकते, यूनिफॉर्म है उसको चेंज कर सकते। फिर शिक्षा का मंदिर, उसको शिक्षा का मंदिर रहने दिया जाए ना, उसको क्यों हम व्यापारीकरण की तरफ बढ़ जाए, क्यों हम उसको दुकान मान ले? वो दुकान नहीं है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए ताकि सिर्फ फीस ही बढ़ती जाए।
तो ये जो लगातार कंप्लेंट्स हैं, ये स्कूलों की जो कंप्लेंट्स आ रही थी पेरेंट्स की तरफ से, उसको सुनते हुए बहुत अच्छा फैसला मिल सकता। वंदना पोपली जी, आपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के किसी सदस्य को शामिल किया था ये फैसला लेने से पहले? देखिए, जब भी कोई भाई बात सुनेंगे तो दोनों पक्षों की सुनेंगे ना, फिर उसके बाद बीच का रास्ता निकाला जाएगा। उनको लग रहा है कि उचित नहीं है। उन्होंने ये तर्क दिया कि 60% तो ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस तो 5 सालों में बढ़ी नहीं है, वो यही तर्क दे रहे हैं। तो क्या आपने किसी ऐसे सदस्य को शामिल कराया एसोसिएशन के? 5 साल से अगर नहीं बढ़ी है। मैं वंदना पोपली जी से एक चीज और पूछना जी, पवन नेहरा जी, मैं आपके पास आता हूँ। सुन लीजिए एक बार, पहली बात क्या पवन नेहरा जी आपके पास मैं आऊंगा, आपके तर्क रखे जाएंगे, ठीक है? आपने कहा कि 5 साल से किसी ऐसे बहुत सारे स्कूल है जिन्होंने फीस नहीं बढ़ाई। हम तो कह रहे हैं फीस बढ़ाइए, लेकिन एक लिमिट के अंदर बढ़ाई। हमने फीस बढ़ाने के लिए तो मना नहीं किया, हम कह रहे हैं एक लिमिट के अंदर बढ़नी चाहिए, बेइंतहा नहीं बढ़नी चाहिए कि उसका जो भार है वो पेरेंट्स पर है या बच्चों पर है, तो उसमें गलत क्या? ठीक है, पवन नेहरा जी अपनी बात रखिए। मैं बोलूं सर? जी, पवन नेहरा जी अपनी बात रखिए, और ये भी बताइए कि जो 60% वाला आपने आंकड़ा रखा है, ये कहां से रिपोर्ट लेकर आए हैं आप? सर ये 60% मैं स्कूल गिना सकता हूं। अब आप गुड़गांव में बैठे हुए, गुड़गांव के 60% से ज्यादा स्कूल ऐसे जिसे पिछले 5 सालों से फीस नहीं बढ़ी है। जबकि मैं एक बात वंदना पोपली जी से पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में जब काम करता है तो हर साल में उसका इंक्रीमेंट होता है, यानी कि स्कूलों पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है टीचर की सैलरी बढ़ाने का। एक बात। दूसरी बात, महंगाई हर बार बढ़ती है तो टीचर को भी सैलरी बढ़ा के देना हमारा लक्ष्य बनता है, जरूरत बनती है। उसके साथ दूसरे स्टाफ की भी सैलरी बढ़ानी पड़ती है, इसलिए जरूरी हो जाता है। क्या वंदना पोपली जी ये बता सकती हैं कि पिछले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर कितना पेट्रोल और डीजल का खर्चा बढ़ गया है? क्या वो स्कूलों पर नहीं पड़ता? क्या तो आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि स्कूलों को सिर्फ अपने लिए बढ़ा रहे हैं? ये सारे खर्चे ठीक है वंदना पोपली जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष रामफल जी के पास चलेंगे। वंदना जी जवाब दीजिए जल्दी से। मुझे लगता है कि आप एक फॉर्मूले को शायद समझ नहीं पाए हैं। आप महंगाई को गिनवा रहे हैं, हम ये भी मानते हैं कि टीचर्स की जो सैलरी है उसको भी बढ़ाना होगा, खर्चा है वो भी बढ़ता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि महंगाई दर के साथ आप 5% जो है उसको बढ़ा दीजिए। अगर महंगाई ज्यादा रहेगी तो आपका जो फीस बढ़ाने का परसेंटेज है वो उस हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। महंगाई कम रहेगी तो फीस का परसेंटेज कम हो जाएगा। आप कह रहे 5 साल से बहुत सारे स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम मना नहीं कर रहे, आपको ये नहीं कहते आप फीस मत बढ़ाइए। हम इस चीज को समझते हैं कि खर्चे भी बढ़ते हैं और जो टीचर्स है उनको सैलरी भी देनी होती है, लेकिन एक लिमिट के अंदर तो हो, इस चीज को आप मानेंगे ना। ऐसा तो ना कि स्कूल अपनी जेब भरते रहे, बच्चों के जेब से ज्यादा रहे, टीचर्स के पास पहुंचे नहीं, और जो स्कूल की जेब भरता रहे उसको फायदा नहीं है ना उस चीज का। उसका एक व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए शिक्षा का, और बिना बात का बोझ जो है छात्रों पे और पेरेंट्स पे नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छा फॉर्मूला है, महंगाई को देखते हुए उसको प्लस करते हुए। लेकिन वंदना जी लगता है इस व्यापारीकरण वाला ये जो पहलू है भाजपा सरकार को कुछ देरी से याद आया है, पहले हो जाना चाहिए था। अभिभावक लगातार यही मांग कर रहे हैं। ठीक है, रामफल जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है वंदना जी, ठीक है। रामफल जी आप सरकार के इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं, और जो सीपीआई के साथ लिंक कर दिया गया इसे आप कितना सहमत है? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अपना तर्क है कि महंगाई के साथ खर्चे बढ़ते हैं। आप तेल का दाम देखिए, आटे का दाम देखिए, हर चीज महंगी होती जा रही है, इसलिए जो प्राइवेट स्कूल है तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ाते हैं, फीस महंगी करते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? यस जी, मैंने पूरे रूल्स को पढ़ा है जी। तो मैं अगर शुरू से चलूं तो सबसे पहले इसमें एजुकेशनल पर्पस जो है जी, जो डिफाइन किया गया है उसमें बड़ी खामी छोड़ी गई है, और इसमें लिखा गया है कि स्कूल नई ब्रांच खोलने के लिए अपने फंड्स पुराने स्टूडेंट से इकट्ठे कर ले। तो जेब किसकी कट रही है? पेरेंट्स की। दूसरा, इसमें प्रॉफिटरिंग को डिफाइन किया गया है। प्रॉफिटरिंग में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कितने प्रॉफिट हो जाने से ज्यादा जो प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिटरिंग के दायरे में आएंगे। सीधा कह दिया कि कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे। वो नाम तो ये पहले ही नहीं लेते हैं, वो तो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन इंजन में मना किया गया है। उसके बाद मैं आता हूं कि 158 रूल जो है उसमें मेन चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट चेंजेस ये किया गया है उसमें कि स्कूल अपने आप खुद ही
अपना ही बेस बना के, यानी टीचर्स की सैलरी को बेस बना लिया और फीस बढ़ा दी। मैं मानता हूं कि इसमें एक कैप लगाई गई है जो कि इन्फ्लेशन सीपीआई प्लस 5%। ये 5% किस बात का? एवरी ईयर 5% एक्स्ट्रा देते रहते हैं। भाई महंगाई बढ़ी 7%, 5% जो अभी 4.91% है, तो 10% तो सीधा ही पहुंच गया। हम 9 लेके जो स्क्रीन पे मैं 9 देख रहा हूं उसको 9.91 पढ़ा जाए, यानी कि 10 पढ़ा जाए। ये तो अभी प्रेजेंट में है। ये बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो 5% एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा किस बात का दिया गया? कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है। फिर इसमें ये दिया गया कि सैलरी, स्टाफ की सैलरी जितनी बढ़ाई जाएगी उतना ही फीस बढ़ा सकते हैं। क्या स्टाफ की सैलरी जो है वो 90% या 80% खर्चा है टोटल स्कूल का? हमने भी पिछले 2015 से लेकर अब तक 6 सालों में स्कूलों की बैलेंस शीट को स्टडी किया है, तो उनमें स्टाफ की सैलरी का 40% ही टोटल बन पाता है। टोटल जो कलेक्शन किया है या जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें, तो क्या 40% को 20% बढ़ा दिया जाए और फिर सारी फीस को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना सरप्लस जनरेट होता है? यहां सरप्लस के ऊपर तो कोई बाउंडेशन लगी ही नहीं है। ये तो है फीस इंक्रीज में मेरे ऑब्जेक्शंस हैं जो कि मैं चाहूंगा कि ये ठीक किए जाने चाहिए, इस पे कैपिंग लगनी चाहिए। बीच बीच में इसमें यह भी कहा गया है कि फीस को मैंडेटरी पार्ट कर दिया और एक ऑप्शनल पार्ट कर दिया। मैंडेटरी में यह कह दिया कि एडमिशन के टाइम फीस ले सकता है, एडमिशन फीस, यानी कि चंदा ले लो भाई, और उधर से उसको कह दिया कि कैपिटेशन फीस नहीं लेनी है। ये एडमिशन फीस लेना क्या है फिर? कैपिटेशन फीस नहीं है तो भाई एडमिशन के टाइम आपको जो पैसा स्कूल को देना पड़ रहा है, पहले उसका नाम कैपिटेशन फीस था, भाई एक चंदा दिया जा रहा है स्कूल को, आज उसको रेगुलराइज कर दिया। तो पेरेंट्स की जेब पीछे से कटवा दी गई। मामला कहां सुलझा, कहां उलझा, बहुत गहराई में देखने पे पता चलता है। रूल्स को जब हम पढ़ते हैं तो मोटा मोटा पढ़ लिया हमने कि 5 साल में यूनिफॉर्म नहीं बदली जाएगी। भाई 5 साल में भी क्यों बदली जा रही है? यूनिफॉर्म बदल के कौन सी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ जाती है? या डिस्टिंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म करने से, डिफरेंट स्कूल की डिफरेंट यूनिफॉर्म कर लेने से कैसे स्टेटस बन जाता है? क्यों नहीं जैसे सरकारी स्कूलों में सारे प्राइवेट स्कूलों की एक जैसी यूनिफॉर्म कर दी जाए, बैच लगा दो एक, बस दैट्स इट। पर नहीं जी, हमारे स्कूल से दूसरे में बंदा जाए तो पेरेंट्स के ऊपर सबसे 20-30 हजार का तो ये दबाव पड़ जाए कि उसने यूनिफॉर्म खरीदनी है। क्यों किया जा रहा है? जरूरत क्या है इसकी? सरकारी स्कूल में भी वही लगा दो, बच्चा सरकारी से प्राइवेट में जाए, प्राइवेट में सरकारी में जाए। यूनिफॉर्म और बुक्स किस लिए चेंज की जा रही हैं? जरूरत क्या है? लेकिन पेरेंट्स की जेब काटनी है ना, किसी तरह से कमीशन लेना है ना, तो ये सब घुसाया जाता है उसमें। और भी कई सारी चीजें हैं। मैं देख रहा था कि 158A और B 2 सेक्शन है। 158 में तो बहुत सारे लूप होल स्कूल को दे दिए गए कि अपने आप ही फीस तय कर लेंगे। वहां पे 1 महीना और बढ़ा दिया गया। पहले 1 जनवरी तक मैक्सिमम जो है वो फॉर्म 6 सबमिट करना होता था, अब 1 फरवरी कर दिया गया। यानी पेरेंट्स के पास सोचने का और कम समय हो गया कि भाई मैं सोचूं कि स्कूल ने इतनी फीस बढ़ाती है तो मैं डाइवर्ट करूं या कोई और रिक्वेस्ट करूं या और कोई अरेंजमेंट करूं, वो टाइम मेरे पास कम हो गया है। दूसरा, तो मतलब कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी भी विचार किया जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, पवन नेहरा जी, आपके पास इसका कोई जवाब है क्या? मैं वंदना पोपली जी से भी इसका जवाब लूंगा। इससे लॉजिक क्या है? सरप्लस को लेकर कोई बाउंडेशन क्यों नहीं है? मेरे पास और भी पॉइंट है। एक फिर मैं आता हूं अपील में। पहले अपील यहाँ पे फीस कमेटी में शिकायत लगती थी और फीस कमेटी को ये था कि वो 60 दिन के अंदर अंदर अब उसका निर्णय करके और पेरेंट्स को देगा भाई ये किसके पक्ष में आया, स्कूल ने नाजायज फीस चार्ज की या जायज फीस की। अब वो बढ़ा के जो है 90 दिन कर दी, 30 दिन पेरेंट्स और एक्स्ट्रा वहां पे करके खाते रहेंगे। उसके बाद अपील जानी थी उसकी, वो एसीएस के पास डायरेक्ट जाती थी। यहाँ बीच में डायरेक्टर और को सेट दिया, यानी कि पेरेंट्स भाई अभी एक बारी डायरेक्टर के चक्कर और काटो, विभाग में आपको और चक्कर काटने, आप जितना फीस में फायदा उठाओ। ठीक है, ठीक है। पवन नेहरा जी, कोई जवाब है क्या इसका? इन तमाम पहलुओं को लेकर, इन तमाम तर्कों को लेकर जवाब है कोई? बिल्कुल हर चीज का जवाब है। ऐसा कोई चीज नहीं होती जिनके जवाब नहीं होते हैं। पहले भाई साहब ने, शोरान साहब ने सवाल उठाया कि जब फीस बढ़ा दी गई है टीचर की सैलरी को लेकर के, तो महंगाई के हिसाब से 5% की खा लो। महंगाई तो हाँ जी इंक्लूड हो गई ना, फिर 5% एक्स्ट्रा किस लिए? ये शोरान साहब की बहुत कम आ रही है, समझ नहीं पा रहे।
मैं कह रहा हूँ कि महंगाई जितनी है वो हाँ जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कवर हो गई। सर हेडफोन भी बोल रहा हूँ, फिर 5% एक्स्ट्रा किस लिए दिया? हेडफोन भी बोल रहा हूँ। ठीक है, वंदना पोपली जी, सरप्लस पर कोई बाउंडेशन क्यों नहीं है और इसका लॉजिक क्या है ये 5% वाला? और वहाँ पे ये भी लिखा है। देखिए रामपाल जी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और हमें दोनों के बारे में सोचना है, हमें स्कूल के बारे में भी सोचना है, हमें अभिभावकों के बारे में भी सोचना है और हमें बच्चों के बारे में सोचा गया, पेरेंट्स के बारे में जो लूट थी उसको रेगुलराइज कर दिया गया है। मैं जवाब दे दूं? जी वंदना जी जवाब दीजिए। इंतजार में हम। जी सभी बीच में बोलेंगे तो मुझे लगता है बात जी अपनी बात रखिए जी जी यहाँ पर ये कह रहे थे कि जो फीस है उसमें 5% क्यों रखा गया है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल आपस में कॉम्पिटिशन में बहुत सारी एक्टिविटीज भी रखते हैं, तो उस हिसाब से जो फीस वाजिब बढ़नी चाहिए थी हमने उसको रखा है। आप तो चाहेंगे कि बिल्कुल नाम अभिभावकों पे इच्छा होती है, सुन भी रहे थे आपका जो प्रमो चला था उसमें शुरुआत में कह रहे थे कि 5% की सुरक्षा 0 रखना चाहिए, तो लेकिन प्राइवेट स्कूल में अगर फैसिलिटी ज्यादा है तो उसके हिसाब से उनको पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन बच्चों पर और अभिभावकों पर ज्यादा नाजायज बोझ नहीं हो उसका भी ध्यान हमें रखना है। तो दोनों को ध्यान रखते हुए ये हमने फॉर्मूला तैयार किया है। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे थे स्टाफ की सर्विस को लेकर, अगर आप इसको देखेंगे कि जितना 5% है और जो आप सीपीआई की बात कर रहे हैं कि दोनों को मिलाकर तकरीबन जो स्टाफ का जो सैलरी बढ़ती है उसके वो आसपास ही पड़ जाता है और खर्चा उनका बड़े आराम से निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि इनको अपने प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। और दूसरा ये कह रहे थे कि यूनिफॉर्म को 5 साल बाद भी क्यों बदला जाए, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है कि यूनिफॉर्म जो है वो किस तरह की है। एक समय में सरकारी स्कूल, हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल ही चला करते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल का एक तरह से चलन बढ़ गया। तो चलन बढ़ गया तो यूनिफॉर्म की एक अट्रैक्शन जरूर होता है। आपकी बात सही है, 5 साल भी नहीं बढ़ना चाहिए, उसको 5 साल में भी नहीं बदलना चाहिए, 10 साल में भी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अगर कोई किसी कारण से बदलना चाहे तो 5 साल से कम नहीं होना चाहिए कि 5 साल से पहले नहीं बदले। तो अगर कोई इसके पीछे वाजिब कारण है तो वो भी 5 साल से पहले ना बदले। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर पेरेंट टीचर एसोसिएशन हो गया, पेरेंट स्कूल एसोसिएशन हो गया, अपनी बैलेंस शीट भी वहाँ पर रखी जाती है। तो एसोसिएशन का डायरेक्टर क्यों नहीं डिसाइड करते कि इनकम कब चेंज होनी चाहिए। तो ये एसोसिएशन में इसलिए बनाई जाती है, इसीलिए होती है। अगर आपको लगता है 5 साल के बाद भी नहीं बदली जाए तो वो भी पेरेंट्स साथ में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड रख दिया गया कि जो हर साल बदल देते थे वो नुकसान जो है वो कहीं भी जो अभिभावकों और छात्रों को नहीं। ठीक है, हमारे साथ अमरदीप भी है। ठीक है 158(4)(2) देखेंगे तो वो तो ऑलरेडी जो अदर खर्चे हैं वो तो कैप से बाहर हैं पहले से ही। तो आपने कहा कि अदर खर्चे जो हैं वो इन्फ्लेशन से बाहर, वो तो ऑलरेडी 158(4)(2) में जो खर्चे लिखे हुए हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट है, इसके फूड वगैरह हैं, अदर खर्चे हैं, वो तो वैसे ही कैप से बाहर, उन पे तो कैप है ही नहीं, वो तो ऑप्शनल खर्चों में डाला गया। मैंडेटरी के ऊपर फीस के जो सीपीआई से जोड़ दिया तो उस पे 5% क्यों? ठीक है वंदना जी आपसे जवाब लेंगे। ठीक है, आपसे जवाब लेंगे। हमारे साथ अमरदीप भी है, सभी गेस्ट के पास जाना है। ठीक है अमरदीप जी, सरकार के इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर रामफल जी ने कहा कि जो लूट थी उसको रेगुलराइज कर दिया गया है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? जी अमरदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अमरदीप जी तकनीकी समस्या है, उसको दुरुस्त करवाते हैं, आपके पास आते हैं। ठीक है, हमारे पास रजवंत भी हैं। रजवंत जी, आप किस तरीके से इस कदम को देख रहे हैं सरकार के? ये कहीं देर तो नहीं हो गई? बहुत समय पहले कर देना चाहिए था, दोनों पक्षों को बैठाकर बीच का रास्ता निकाल देना चाहिए था। देखिए मैं एक बात नहीं भाई, चलो एक बात है कि देर आए दुरुस्त आए, और आज बीजेपी के प्रवक्ता को इस चीज के लिए बधाई भी दे देता हूं कि उन्होंने ये भी माना है कि शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। ये मानना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है, सरकार ने माना है, इसके लिए इनको बधाई भी दे देते हैं। और देर आए दुरुस्त आए, इस चीज के लिए वो यही है कि इतने साल के बाद इनको समझ में आया कि शिक्षा का क्या हाल हो रहा है। अभिभावकों को जेब जो काटी जा रही थी, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो काटी जा रही थी, लंबे समय से अभिभावक संघ इससे कोशिश कर रहा था कि सरकार को चेताने की, जगाने की, इसके लिए वो कोर्ट भी गए, लेकिन उनको राहत नहीं मिली, क्योंकि जो भी ऑर्डर आते थे उसको इम्प्लीमेंट कराना सरकार का काम होता था और सरकार उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही थी। जैसे कि अभी जो बात जो कर रहे थे
कि हर साल जो स्कूल के बिल्डिंग फंड्स लिए जाते थे, जो कैपिटेशन फंड्स लिए जाते थे, जो स्मार्ट क्लासेस के फंड लिए जाते थे, जो साइंस क्लास के, कंप्यूटर क्लास के, अलग अलग नाम से फंड लिए जाते थे और हर साल लिए जाते थे, जबकि कहते क्या थे कि केवल एक बार लिया जाता है, लेकिन मान नहीं रहे थे। इसके लिए शिकायत करें तो डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दबे होते थे। क्यों? ये सरकार है, ये किन के होते थे? ज्यादातर ये नेताओं के होते थे जिनका सरकार में कहीं ना कहीं साझा होता है। तो इस चीज के लिए अभिभावक अपनी बात, अपना मन बसोस के रह जाते थे, मजबूरी में उनको अपनी जेब कटवानी पड़ती थी। दूसरी चीज एक चीज जो बता रहे हैं जी कि ये जो स्कूल के बारे में बताते थे कि स्कूल के ऊपर वर्क लोड पड़ता है, वो लोड किस चीज का पड़ता है? अगर वो अगर कोई बंदा एक स्कूल खोलता है तो अगले 2 या 3 साल में वो एक नया स्कूल तैयार करा लेता है। एक टैक्स फ्री एजुकेशन की बात तो चलती है, टैक्स फ्री का बेनिफिट तो ले लेते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट वो प्रॉफिट इतना आ जाता है उसका कि 2 या 3 साल में एक नया स्कूल तैयार करा लेते हैं। तो ये किसके पैसे सरकारी स्कूलों में अगर व्यवस्था को दुरुस्त करे तो उसको अपना जो जेब नहीं कटवानी पड़ेगी। आज सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? ना वहां पे टीचर्स हैं। जो व्यवस्था की बात कर रहे थे, आज वहां पे टीचर्स की कमी है, बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो मजबूरी में अभिभावकों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर मोड़ना पड़ रहा है। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधा होती तो कोई भी परिवार, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा या उसकी जो गाड़े खून पसीने की कमाई है, गाड़ी खून पसीने की कमाई, ठीक है स्कूलों वालों को दे दें। अमरदीप जी भी कुछ तो ये चीज जरूरी है। सरकारी स्कूलों में अगर अच्छी व्यवस्था होती ठीक है तो आज ये समस्या नहीं होती। ठीक है, इस पहलू को लेकर चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अमरदीप जी अपनी बात रखिए। खुराना जी, अब आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। खुराना जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 20 फरवरी 2020 को ये कोर्ट का फैसला आ चुका था कि कोई भी स्कूल अपनी ट्यूशन फीस ले सकता है, लेकिन उससे ऊपर जो भी फीस है जो स्टूडेंट स्कूल को देते हैं वो नहीं ले सकता। ये फैसला था कोर्ट का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद अभी 16 तारीख हाई कोर्ट में लग चुकी है। 16 तारीख को ये पता होगा अपने रामफल जी को कि 16 तारीख लग चुकी है। ये आपको ज्यादा जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में। 16 तारीख हाई कोर्ट में लगी हुई है, लेकिन सरकार और इन जो स्कूल है, जो कुछ स्कूल है, जो ज्यादा स्कूल है, जितने भी हैं, जो हमारे जो प्रदेश के जो अभिभावक हैं, जो उनको लूटने का कार्य कर रहे हैं, सरकार उनके साथ मिली हुई है। ये किसी एक का काम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। जब कोर्ट का फैसला आ गया कि आप फीस नहीं ले सकते, आप सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्यूशन फीस बनती है 2200, लेकिन ये पूरी फीस लेते हैं, उसमें कंप्यूटर क्लास, उसमें ये, उसमें वो, उसमें पेंटिंग, इन्होंने सब वसूल किया है। और 1 साल हो गया इसमें जो बच्चों के माता पिता है उनको स्कूलों के बाहर धरना देते हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया और इन्होंने कोई हल नहीं किया। अब जो बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया उसको ये करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते, उसके लिए उसके चक्कर कटवाते हैं, वो स्कूलों के बाहर खड़े रहते हैं। ये साफ है कि सरकार और जो भी ये कर रहे हैं उनकी मिली भगत है। और जो इन्होंने ये लेकिन अमरदीप जी, जो सरकार ने फैसला लिया है उससे आप कितना सहमत हैं? जो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, अभिभावकों के दर्द को देखते हुए, तकलीफों को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए जो सरकार ने फैसला लिया है उससे कांग्रेस कितना सहमत है? देखिए जी खुराना जी, फैसले ले तो सरकार फैसले लेती नहीं है जब से बने 7 साल से। इन्होंने इनका फैसला जो है वो मानना किस डिपार्टमेंट ने, कब किसने मानना है? अगर ये उसको लागू करेंगे, फैसला वो होता है जब वो लागू होगा। इनके बोलने से, इनका फैसला लेने से वो कोई उसके हक में नहीं कुछ हो जाएगा, ये लागू करे। और जो ड्रेस वाली बात थी, 5 साल बाद भी ड्रेस क्यों चेंज हो गई? 5 साल बाद में क्या ड्रेस में आ जाता है, क्या हो जाता है? हाँ, अगर चेंज करनी है तो वो पेरेंट्स बताएंगे कि हमारे बच्चों की हमें ये ड्रेस पसंद नहीं है, इसको चेंज करो। स्कूल थोड़ी करेगा चेंज। ये बाहर कभी ड्रेस चेंज कर दी, कभी बात पूरी होती, मेरी एक समय दिया जाए, बात पूरी होने दी जाए मेरी। देखिए जी खुराना जी, ये सिंपल एक ही बात इसमें दर्शाती है कि 1 साल, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पहले लूट हुई है उसका क्या किया सरकार ने? जो पहले लूट हुई है उसका क्या किया? और जो लूट चल रही है, जो लूट रूटीन में चल रही है, बाहर भी अभिभावक खड़े रहे, बच्चों के माता पिता स्कूलों के बाहर धरने भी दिए, कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए,
उस तब के कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन अब अभी तक तो किसी के पास वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो सरकार ने करवाने थे, सरकार भी नहीं होगी। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं, शिक्षाविद हैं। ठीक है, चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अभिभावकों को दुखी ना किया जाए। एक तो कोरोना काल, ऊपर से जो सरकार की महंगाई की मार, उसने प्रदेश की कमर तोड़ रखी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, उनकी राह दी जाए। सीपीआई के साथ लिंक कर दिया है, नियम बना दिया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिभावकों की परेशानियों को समझा गया है, लेकिन उसके अंदर भी कई लूप होल्स है, कई ऐसी चीजें हैं जिसका समाधान होना चाहिए। हमारे साथ रामफल जी थे, उन्होंने ये चीज बताई है कि कहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है और सरकार को क्या सोचने की जरूरत है। फिलहाल आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं शिक्षाविद होने के नाते? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज टीम का इस विशेष और गंभीर विषय पर जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है, इस पे आप पहले भी टाइम टू टाइम चर्चा करते रहे हैं और आज चर्चा जरूरी भी थी। कोरोना टाइम से पिछले 1.5-2 साल से स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी बंद है और मार पड़ रही है मिडिल जो ग्रुप है, मिडिल इनकम जो ग्रुप है या जो गरीब व्यक्ति है। और अभी जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है जिसमें इन्होंने कुछ रूल्स नए संशोधन किया, इसमें जो रूल 3 जो है, इसमें भाई सीपीआई जितना भी सीपीआई मोस्टली जो है ना 3.5 से 4.5% रहता है, तो सीपीआई प्लस 5% दे कैन इंक्रीज, इट इज मैक्सिमम। और ये जो 5% इंक्रीज है, ये छोटा इंक्रीज नहीं है। अब गवर्नमेंट कितना इसको निगरानी कर पाती है वो तो टाइम बताएगा। इसके साथ ही साथ मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये भी जानना चाहता हूं, मतलब इट इज इन बिटवीन प्राइवेट स्कूल एंड जनता, गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट जो व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं सुधारती? वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज प्राइवेट स्कूल्स? तो प्राइवेट स्कूल तो मनमानी करेंगे, वो फॉर्म 6 भी जमा नहीं करते, भाई कितनी फीस होनी चाहिए, जनवरी में उनको जमा करना होता है, मनमानी तो करेंगे। हर बात पर इनकी मनमानी होती है, क्योंकि उनको पता है जो व्यक्ति है उसने आना प्राइवेट स्कूल में, उनको गवर्नमेंट पे तो विश्वास ही नहीं है। ये सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेजों में भी यही हाल है। कॉलेजों का आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन पर्सन, मैं बीइंग ए टीचर, इतना बुरा हाल है इस पिछले, मतलब ये नहीं पुरानी सरकारों में क्या हुआ, आज जो जिम्मेवारी है वो आज की सरकार की है। आज 172 कॉलेज हैं हरियाणा में, 100 से ज्यादा कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। मैं जरा से सिर्फ एक क्षण बताता हूं, क्योंकि स्कूल एंड कॉलेज दोनों जुड़े हुए हैं दोनों। उसके साथ साथ एक प्रिंसिपल को 5-5 कॉलेजों का चार्ज दिया हुआ है, टीचर्स नहीं है। वही हाल स्कूलों का है, तो बच्चे कहां पे जाएंगे, जनता कहां जाएगी प्राइवेट स्कूल पे। तो ये जो 5% जो इंक्रीज किया सीपीआई प्लस 5%, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ज्यादा है, मतलब आप ये इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। ठीक है बंदरा पोपले जी, यही 5% वाला जो ये फॉर्मूला है, इसको लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि जो 5% है वो भी ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सरप्लस प्राइवेट स्कूलों के पास होता है उसको लेकर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, और जो पहले लूट हो रही थी उसका सरकार क्या कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी सरकार बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रही है। अगर हम कोरोना टाइम की बात करें तो भी हमने जो है सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए कहा गया, उसके अलावा और कोई फंड्स नहीं लिए जाएंगे। और आपने देखा होगा कि लगातार तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से कोशिश की गई फीस लेने की, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया गया, उन स्कूलों के अगेंस्ट भी एक्शन लिया गया। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया हमारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि जो सरकारी कितने स्कूलों पे कार्रवाई की गई? बंदा पोपली जी, इस चीज के लिए आपने तो अपना कह दिया कि हमने कार्रवाई करने की कोशिश की। आज तक एक भी ऑडिट नहीं हुई है। पिछले हम 6 महीने से एक डीपीएस नाम से स्कूल है डीएलएफ में, उसकी शिकायत कर रहे हैं कि वो अनरिकॉग्नाइज चल रहा है, और उसकी ये कह दिया जी जिसने एप्लीकेशन लगा दिया आगे रिकॉग्नाइज हो जाएगा। पीछे से वो 15 सालों से 10 सालों से चल रहा है वो। वंदना पोपली जी, लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर नियम तो बना दिए जाते हैं लेकिन लागू नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उसका। एक एक करके देखिए, एक एक करके। ठीक है रजवन जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। ठीक है वंदना जी, जवाब दीजिए। बहुत बड़ा एक मैसेज है प्राइवेट स्कूलों के लिए। जब आप एक नियम बना देते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि सीरियसली उनको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। अभी तक जो इस तरह के नियम थे, मुझे लगता है पुरानी सरकारों में जिस तरह से बड़े घरानों की तरफ ज्यादा, बड़े ग्रुप की तरफ देखा जाता था, ऐसा नहीं है। हम लंबे समय से इसको सक्सेस कर रहे हैं। हमने बैलेंस शीट जो है वो दिखाने की हमने ये बाध्यता की है। 2018 से हम इसकी तरफ लगे हुए थे। आप देखेंगे आज हमने बहुत अच्छा
बड़ा शानदार फॉर्मूला रखा है ताकि ना स्कूलों पे इम्पैक्ट पड़े, ना जो पेरेंट्स है उन पर इम्पैक्ट पड़े। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आप सरकारी स्कूलों को बेहतर क्यों नहीं बनाते। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक आप बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो एजुकेशन का स्तर है उसको सुधारा जाए। मुझे लगता है कि सक्षम योजना के तहत जिस प्रकार से बेसिक चीजें बच्चों को सिखाई जाने लगी हैं वो पहले कभी नहीं हुआ था। सुपर 100 जो कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए गए हैं उसमें आप ये देखेंगे 100 बच्चों को स्पेशली हमने कोचिंग दी, जिससे तो IIT में वो बच्चों की गिनती दिन प्रतिदिन कम क्यों हो रही है? अभी का कम नहीं हो रही है, 2 लाख के करीब ज्यादा बढ़ गए हैं। जरा पढ़कर है ये कर, आपको पता ही नहीं है कागजों में बढ़ रहे हैं वो। स्कूल में 2 लाख ज्यादा हो गए हैं। आपके स्कूल लाने से कुछ नहीं होगा, 2 लाख बढ़ गए हैं, ये आंकड़ा ही है। लेकिन वंदना पोपली जी 1035 सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकारी स्कूल हमारे इतने बेहतर क्यों नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का मोहभंग हो गया है क्या? मैं एक आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहूंगा, सभी अभिभावकों को यह आंकड़ा सुनना चाहिए। वंदना पोपली जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल लगातार बेहतर हो रहे हैं, सरकार काम कर रही है, 7 साल से आप सत्ता में। आपको बता देता हूं, रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, 1-1.5 महीना पहले। सुनिएगा ध्यान से। यूनेस्को की विश्व शिक्षक दिवस पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है हरियाणा के स्कूलों में 8,777 टीचर्स के पद खाली है। यहां के 23,534 स्कूलों में से 461 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही अध्यापक है। और सुनिएगा, फरीदाबाद की मैं बात करता हूं, सुनिए। फरीदाबाद जिले में ही 36 स्कूलों के 177 कमरे तो हैं जिन्हें PWD ने 4 से 5 साल पहले जर्जर घोषित कर दिया था। इसके अलावा 30 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनके काफी कमरे जर्जर हो चुके हैं। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं अंबाला का। अंबाला के 79 सरकारी स्कूलों में 222 कमरे अनसेफ हैं, फिर भी चल रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? यह आपका शिक्षा का स्तर है, यह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आंकड़े बताऊं मैं आपको जी, जो आपके पास जो नंबर आया है उसमें जो है गेस्ट टीचर और जो कॉन्टेक्ट टीचर्स है उनका नंबर नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि शिक्षकों की कमी नहीं, आंकड़ा गलत है, ये ऑन रिकॉर्ड है बात। मैं ये मान सकती हूँ शिक्षकों की कमी है, लेकिन हम दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको। तो मिडिल क्लास फैमिली को कौन मजबूर कर रहा है कि वो प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करे? कौन मजबूर कर रहा है? सरकार ही मजबूर कर रही है ना, कि सरकार इतना अपना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना नहीं रही है कि अभिभावक ये सोचे कि हम प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाए, इतनी राशि क्यों खर्चे। यस, मुझे लगता है कि सुनना भी चाहिए। मुझे लगता है एक बात पूरी नहीं होती, आप अपना अगला प्रश्न लेकर आ जाते हैं। मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि आम जन को लेकर जो सरकार सोच सकती है वो हमारी सरकार है। चाहे नए कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे आप यहाँ पर बात कर लीजिए सक्षम हरियाणा सरकार का होता है, सुनाने का नहीं। काउंसलिंग की हमने स्टार्ट किया, ये बड़ी गलत बात है। आपकी बात है कि आपकी बात को सुन लिया जाए, मतलब वो ये आपको पसंद आया, आपकी बात नहीं। विपक्षी पार्टी क्या कहते कि बहुत अच्छा किया कदम। ठीक है वंदना जी, अपनी बात रखिए। ठीक है अमरदीप जी, ठीक है। हरियाणा में कहते ना कुछ भी हो जाए मैं तो न मानूं, वो वाली कंडीशन आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको तथ्य दे रही हूँ जी। बात रखिए काउंसलिंग तक शुरू की गई है हमारे लोग में, ताकि जो काउंसलिंग की जरूरत होती है छात्रों को वो भी हमने शुरू किया। इसके अलावा 1ली से 8वीं कक्षा तक की बुक्स भी होती थी, हमने उसको 9 to 12 किया। टैबलेट देने की बात की जा रही है कि हाईटेक कर सके हम बच्चों को। मुझे लगता है जो नई शिक्षा नीति आई है उसको सबसे पहले हमने लागू किया। तो ये जो तमाम तरह के स्टेप है वो हमारे लिए स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, हमें लगता है कि कहीं पर भी लूट हो रही है। वंदना जी, थोड़ी तकनीकी समस्या आ रही है, दुरुस्त करने के बाद मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, पवन नेहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद रामफल जी के पास चलेंगे। पवन नेहरा जी, अपनी बात रखिए। बीच का रास्ता आप कैसे निकलेगा? सर, बहुत सारी चीजें हैं। शौरान साहब ने भी कई सारे सवाल उठाए। 158A और 158B के तहत बहुत सारे लूप होल छोड़ दिए गए, इस तरह की बातें की। और कैपिटेशन फीस क्यों ली जाती है, इस पर भी बात हुई। तो मैं और 5 साल में वर्दी क्यों चेंज की, 5 साल में भी वर्दी क्यों चेंज। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस फेज में बच्चा स्कूल में होता है, जो 6 साल की एज में स्कूल में आता है, और जब 6 साल की एज से जब वो 15-16 साल तक वो होता है, ये फेज बहुत तेजी से बढ़ने वाली होती है। बहुत तेजी के साथ इसमें फेज में बढ़ता है बच्चा। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक वर्दी को 2 साल तो छोड़िए, 1 साल भी पूरी तरह कई बार नहीं चला पाता है।
तो वो बदलने वाला ये तो बेकार का झंझट बनाया हुआ है। एक माइंड सेट हो चुका है कि वर्दी चेंज हो गई, इसमें स्कूल पता नहीं क्या कमा गया। पहले स्कूल देता था तो सस्ती देता था, अब बाहर के लिए बोल दिया बाहर कहीं भी ले लो। हम कभी कोई स्कूल नहीं कहता उसी दुकान से लो, आपको जहां मिलती है वहां से लो ना, आप उसी तरह का कपड़ा खरीद के खुद बनवा लीजिए। एक वर्दी को लेकर के आप शोर मचा रहे हैं। कैपिटलाइजेशन फी, भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब स्कूल बनता है, स्कूल की लैंड खरीदी जाती है, स्कूल के लिए जगह चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग बनती है, उसके लिए बसें खरीदी जाती है, उसके लिए स्टाफ हायर होता है, उसके लिए फर्नीचर खरीदा जाता है, वो कहां से आएगा अगर कैपिटलाइजेशन फीस नहीं लेंगे तो? वो कहां से आएगा? और वो हर साल टूटता भी है, फूटता भी, रिपेयर उसकी केयर करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं पवन नेहरा जी, एक सवाल मेरा भी इसमें, एक सवाल मेरा भी इसमें। पवन नेहरा जी, आप ये तो बता रहे हैं कि खर्चा कितना है, जब प्रॉफिट होता है तो बताते हैं कितना प्रॉफिट है, कितना सरप्लस है, कितना बताते हैं आप? ये बताते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट है, हम इस हिसाब से अपना इतना लेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट है, हर साल उसकी चेकअप होता है, ऑडिट होता है, सारी चीजें जमा होती है, हर चीज जमा होती है, हर चीज प्रॉफिट जो भी दिखता है वो उसमें जाता है, वो दिखाई देता है, सबको मालूम होता है कि कौन से स्कूल का कितना खर्चा हो रहा है, उपलब्ध नहीं है, कितनी बचत। नाना जी, प्राइवेट स्कूल वाले इसमें पूरी तरह से करते हैं। स्कूल एक बार प्रेजेंट करते हैं, कमेटी के सामने की बैलेंस शीट है और उसमें दिखता है कि यहाँ तो 8 करोड़ का सरप्लस है, चुपके से उठा लेता है, नहीं चाहिए नहीं है, वो हम दूसरी देंगे आपको। दूसरी कौन सी दोगे जी जब बैलेंस शीट? पवन नेहरा जी, आप कह रहे हैं कि इतने खर्चे होते हैं, इन सब चीजों को स्टाफ को हायर करना पड़ता है, खर्चा निकालने के लिए अभिभावकों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बोझ डाला जाता है। जब प्रॉफिट स्कूलों को होता है, प्राइवेट को, क्या आप बताते हैं इतना प्रॉफिट है, नहीं है ज्यादा आ गया वापस दे देते हैं, करते हैं कभी क्या ऐसा? सर स्कूल जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आप इस बात को मत बोलिए, इस बात को मत बोलिए पवन नेहरा जी, इस बात को मत बोलिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस। सरकार क्या करती है? सरकार उसको शुरू से उस पर उन अभिभावकों से जाकर आप पूछिए, उन अभिभावकों से जाकर आप पूछिए। खर्च भी हो रहा है, कौन से हमारे पास कोई अभिभावक अगर आता है, इतने सारे स्कूल बच्चे हम फ्री भी पढ़ाते हैं, क्या उनकी कभी किसी ने चर्चा की? ये कांग्रेस के मेरे वक्ता थे, ये बोल रहे हैं कि स्कूल, अरे सर उस टाइम देखिए ना जब आपके पास सरकारी स्कूल नहीं थे, आप बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, तब तो आपने परमिशन दी कि प्राइवेट स्कूल खोल दो। आज आप खुद देख लीजिए सरकारी स्कूलों में क्या मतलब खोलने की इजाजत दी तो क्या फायदा उठाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं क्या? सरकारी स्कूलों में व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही? आपने बड़ी व्यवस्था बनाई थी, उसको हमने बेहतर। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं बनाई जा रही, इसका जवाब तो सरकार को देना है। और ये केवल इसी सरकार की बात नहीं है, ये पिछली सरकारों की भी बात है, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। वंदना जी, सारे बीजेपी प्रवक्ता ये तय करके आते हैं कि जब कोई सवाल पूछा जाएगा तो पिछली सरकारों पर डाल दिया जाएगा। नहीं ये चीज क्या सारी चीज रट के आते हैं क्या? जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो पिछली सरकारों पर डाल दिया जाएगा। देखिए इनके गड्ढे हैं, इनको हम भर रहे हैं। अगर अमरजीत बराड़ में से पूछेगा कि सरकारी व्यवस्था क्या थी तो मेरा उनसे प्रश्न पूछता है कि आपने क्या किया। मैंने अभी आपको बहुत सारी गिनवाई है, मैं बोल रही हूँ हमने 112 वंदना जी, मैं कहना चाहता हूँ आप बहुत सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के हाथ में दे दीजिए और जितना दीजिए देख लीजिए आप। मुझे कितना अमरजीत बराड़ जी क्या किया अपने? अरे मैं गिनवाता हूँ, आप सुनिए। हमारे टाइम में सरकारी स्कूलों में खाना मिलता था, आपने वो बंद कर दिया, बच्चे क्यों आएंगे? अरे बच्चे आप उनको दूध का पैकेट दे देते हैं, 5 किलो अनाज दे देते हैं उनको, जाओ घर जाके अपना खा लो। अरे आप छोड़ो, आप बच्चा, अरे आप सुनते नहीं कर, अरे आप सुनते क्यों नहीं है? नहीं शोर मत मचाइए, देखिए शोर मत मचाइए, हो हल्ला नहीं, ठीक है, हो हल्ला नहीं, ठीक है। आवाज डाउन कीजिए, नहीं शोर नहीं चलेगा, नहीं शोर नहीं, ठीक है। रजवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रजवन जी अपनी बात रखिए। सुनना नहीं चाहते, जो सच है वो ये सुनना नहीं चाहते, इनको पता है कि सारी व्यवस्था का जो नाच है। अमरदीप जी आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, एक एक करके शोर मत मचाइए। बच्चों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं ना, अभिभावकों के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से कीजिए,
शोर मत मचाइए, हो हल्ला मत कीजिए। रघुवंश जी अपनी बात खुराना जी मैं बताया, असल में जब काम की बात आती है, जब सरकार से जवाब मांगा जाता है तो इनको सिखाया जाता है कि आप बीच में शोर मचा दो ताकि आपको जवाब ना देना पड़े। असल में जब अभी आदेश की बात कर रहे थे कि कोई भी आदेश आ जाता है तो उसका इम्प्लीमेंट कराने का काम सरकार का होता है और सरकार उसको आदेश की पालना पूरी तरह नहीं कर सकती। वंदना जी चुप हो जाइए, वंदना जी चुप हो जाइए, एक एक करके। ठीक है रघुवंश जी अपनी बात रखिए, ठीक है, जो आपको सिखाया जाता है। हाँ आप जी मैं वही चीज बता रहा था कि जब इनके लिए किसी भी तरह की एनसीईआरटी की बुक जब लागू की जाती है, जब हाँ कोई बात नहीं, रघुवंश जी अपनी बात रखिए, मान जाओगे रामफल की बहू की तरह आप भी मान जाओगे। देसी कहावत मैं भी बता देता हूँ, एनसीईआरटी की बुक लागू करने के लिए सरकार ने यह कह रखा है कि एनसीईआरटी की बुक लागू करेंगे, तो सरकार उसको लागू क्यों नहीं करवा रही? ये जब प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक क्यों लागू करते हैं? सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात अगर करें तो किसी जिले में इतनी बसें पूरे डिपो में नहीं होंगी, इतनी एक स्कूल की बसें होंगी। एक स्कूल के पास इतनी बसें हैं जितनी पूरे जिले में जो रोडवेज की बसें हैं वो नहीं है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कहने वाले लोग आज एक दूसरे साल तीसरे साल नया स्कूल खड़ा कर देते हैं, ये कैसे खड़ा होगा? एक चीज मैं बताता हूं, बार बार अभिभावक ठीक है वंदना हाँ ठीक है वंदना जी जवाब दीजिए। ये बहुत बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर नर्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कदम उठाते हैं तब इनको तकलीफ हो जाती है। हमने भी तो यही कहा कि यूनिफॉर्म जो है वो 5 साल से पहले नहीं बदलनी चाहिए, बुक्स जो है स्कूल में नहीं मिलनी चाहिए, ये सब प्रोविजन पहले किए गए थे। लेकिन वंदना जी अभिभावक कह रहे हैं कि ये 5% भी ज्यादा है। वंदना जी अभिभावक कह रहे हैं 5% भी ज्यादा है, और सरकार तो ये भी पता लगाए कि जो प्राइवेट स्कूलों की बैलेंस शीट है उसमें अब तक कितना प्रॉफिट उन प्राइवेट स्कूलों को हुआ है, उस हिसाब से सारा चीजों का आकलन करते हुए तय किया जाए। 5% भी ज्यादा है, क्या इसको कम किया जाएगा? देखिए यस, मुझे लगता है कि हम प्राइवेट स्कूलों का मतलब बड़े स्कूल ही ना समझे, बहुत सारे छोटे स्कूल भी हैं जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, सभी को देखते हुए एक एवरेज तरीका निकाला गया है ताकि पेरेंट्स को बोझ ना पड़े और जो स्कूल है वो भी मनमाने तरीके से फीस नहीं ले सके। मुझे लगता है अधिकतर अभिभावक इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं कि एक फीस पे कैप लग गई है, इससे ज्यादा आप फीस जो है बढ़ा नहीं सकते। 15,000 रुपए 12,000 रुपए 10,000 रुपए फीस है। अब सरकारी कोई समस्या नहीं आएगी वंदना जी। किसी प्राइवेट स्कूल की 1,000 फीस है, किसी की 5,000 है, तो आपने सम्मान कैसे निकाल दिया तरीका? वंदना जी आप बात कैसे निकाल लेते हैं? ठीक है प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब इसका मसले का बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है, क्या बेहतर करना चाहिए? ये जो सीपीआई को लिंक कर दिया गया है इस पूरे फीस स्ट्रक्चर के साथ, इसका समाधान कैसे निकल सकता है? जबकि सरकारी स्कूलों की हालत मैंने बताई है आंकड़ों के जरिए की हालत क्या है, तो ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के साथ बातचीत करके, अभिभावकों के साथ बातचीत करके क्या रास्ता निकाल सकते हैं? ठीक है देखिए शोर मत मचाइए, आखिरी कमेंट लेने दीजिए, कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। ठीक है प्रोफेसर साहब जवाब दे रहे हैं। आप एक महिला हैं, आपके बारे में मैं ऐसा नहीं बोल सकता, तो आप उसकी अमरदीप जी आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, आखिरी कमेंट लेना है, कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। ठीक है आवाज डाउन कीजिए, ठीक है आवाज डाउन कीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। शिक्षा का अधिकार कहना तो बड़ा आसान है, अब गवर्नमेंट कितना इसको लागू कर पाती है, कितना वो प्राइवेट स्कूल पे नियंत्रण कर पाती है, या कितना अपनी जो एजुकेशन जो व्यवस्था है सरकारी, जहां पे गरीब बच्चा पढ़ता है, जहां पे मजदूर, जहां पे मिडल मैन, बिल्कुल जिसके पास 10,000 रुपए की इनकम नहीं है, वो भी चाहता है भाई मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो कहां पढ़ाएगा 10,000 रुपए की इनकम में, जहां उसके 2-3 बच्चे और किराए के मकान में रहता हो, उसके सामने रहता है सिर्फ गवर्नमेंट व्यवस्था, नॉट प्राइवेट स्कूल। और प्राइवेट स्कूल इसकी मनमानी दुनिया देख रही है, बड़े बड़े लाखों रुपए के इनके डोनेशंस हैं, हिडन चार्जेज होते हैं जिसका पता ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं महेंद्रगढ़ लो, नारनौल लो, 20-20 बड़े बड़े संस्थान बने हुए 5-4 सालों में बन गए, 10 सालों में बन गए। ये ऐसे नहीं बने, ये कहां से आया? ये गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है, ये सारा मिली भगत से होता है, उनको पता है। वही हमारे साथी अभिभावक गण के जो नेताजी हैं वो कह रहे हैं इनका ऑडिट क्यों नहीं होता,
सरकार का नियंत्रण कहाँ है? अभी भी जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं, भाई इतना हम जुर्माना लगाएंगे 50,000 या 2 लाख रुपए, या फिर उसका लाइसेंस रद्द करेंगे। अब गवर्नमेंट कितना करती है ये तो समय बताएगा। और ऐसा मतलब कुछ होने वाला, संरक्षण प्राप्त है, बिना संरक्षण के ऐसा नहीं हो सकता। कुछ होने वाला नहीं है। रामफल जी, एक छोटा सा कमेंट। जी, 2016 में हमने 23 स्कूलों की ऑडिट करवा के और रिकमेंडेशन भिजवाई थी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कि इनको डीएफिलिएट कर दिया जाए, ये बात नहीं मान रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कह दिया है कि स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस नहीं लेंगे। आपके इस रूल में मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है कि स्कूल जब फीस फिक्स करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्रोवाइडेड दैट अपॉन कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल चार्जिंग मैंडेटरी रिक्वायरिंग फीस अंडर डिफरेंट हेड्स शैल फ्रॉम द एंसुइंग एकेडमिक सेशन बी रिक्वायर्ड टू कलब ऑल दीज चार्जेज इन वन हेड। मैंने कि एनुअल चार्जेज, क्लासरूम चार्जेज, सारे के सारे अब आप फीस में मिला के और फीस बढ़ा के सभी एक ले लेना। आपको परमिशन दे दी बैकडोर से। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। वंदना जी, माफी चाहूंगा, कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त है, लेकिन यहां पर यह सोचना जरूरी है, सरकार की नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, लेकिन पारदर्शिता के साथ इसको ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से लागू किया जाता है वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि सारी बात और सारे सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि सरकार की सोच भले ही अच्छी है, विजन जरूर अच्छा है, लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। और एक ये जो तर्क रखा जा रहा है कि 5% भी क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस पर भी विचार विमर्श करने की जरूरत है। और जो तर्क दिए जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों पक्षों को बैठाकर बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, ताकि ना इसको नुकसान हो ना इस